अब आती बात पेपर अटेम्प्ट करना, क्योंकि फाइनल डे था, थोड़ा सा वहां कोर्स सिस्टम भी होता है। तो तीनों बच्चे बताएंगे पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट जिसमें परफेक्ट हो, सिली मिस्टेक बिल्कुल ना हो, ओएमआर शीटिंग जो ओएमआर आपका आईना है उसको भरने में कोई दिक्कत नहीं हो, वो बात बताएंगे। जी सर, तो सबसे पहले जो है मेरा स्ट्रैटेजी रहता था कि सबसे पहले केमिस्ट्री सॉल्व करते थे, फिर बायो और फिर लास्ट में फिजिक्स करते थे हम। और यही चीज़ जो है सर लास्ट में जितना मेजर हो रहा था हम यही पूरा महीना प्रैक्टिस किए थे। तो उसमें पेपर तो सर मेरा कुछ जल्दी हो गया था, 2 घंटे में हो गया था। फिर जब अब दूसरा राउंड जो है सर कुछ आधा घंटा में हो गया था मेरा जो है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मेरा पेपर आसान आया था तो सब हो ही गया था मैक्सिमम। फिजिक्स में कुछ था, बायो में कुछ में डाउट था, वो सब हो गया था। और फिर जो है ओएमआर तो सर इतना प्रैक्टिस हो गया था कि सर गलती नहीं होना चाहिए उसमें। तो फिजिक्स में जो भी अच्छे क्वेश्चन चॉइस में निकल गए थे, हाँ जी वो बी सेक्शन में थे। जी सर, वेरी गुड। डॉक्टर गुलशान, तालियां। सर पेपर मैं 3 राउंड्स में करता था। तो पहले मैं स्टार्ट करता था बायो से, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो पहले राउंड में मैं ज़्यादातर क्वेश्चन कर देता था, हर सब्जेक्ट में 6 से 7 क्वेश्चन छूटते थे पहले राउंड में। उसके बाद फिर मैं ओएमआर भरना चालू करता था। ओएमआर भी ऐसे नहीं भरते थे कि एक साथ 5 देख लिए 5 भर रहे, एक एक क्वेश्चन को देख के एक भरते थे। और सिली मिस्टेक्स के लिए भी मैं ये देखता था कि अंडरलाइन करते हुए चलूँ, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, इनको सर्कल करके इनका ध्यान रखें। और क्वेश्चन पढ़ती एक दिमाग में इमेजिनेशन बनती है, एक रिफ्लेक्स आता है कि आंसर ये होता है। वो रिफ्लेक्स कभी कभी गलत भी आ जाता है, उसको भी कंट्रोल रखना पड़ता है। उसको भी बहुत ध्यान से थोड़ा विस्पर करके प्रोसेस करके पढ़ रहे थे सिली मिस्टेक्स कंट्रोल करने के लिए। और सेकंड और थर्ड राउंड में फिर ओएमआर भरने के बाद जो क्वेश्चन बचते हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं लास्ट राउंड्स में, फिर वो लास्ट राउंड्स में हो जाते हैं। कुछ आपको आइडिया है कि आपको कितने क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट राउंड जो थर्ड राउंड बोल रहे हो उसमें करने पड़े? सर थर्ड राउंड की नीट में तो एक ही क्वेश्चन की जरूरत पड़ी थी, जो मैं छोड़ के आया वो फिर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मतलब उसमें सोच रहे थे आप करूँ नहीं करूँ? जी सर। किसका था? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो? फिजिक्स का था सर। कौन सा वाला था? एटम्स। तुम्हारी चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। हाँ, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आपका खुद का होना चाहिए। आप एलएन में जो भी टेस्ट होगा उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेन एग्ज़ाम के दिन तक एकदम डिसाइडेड होना चाहिए कि कौन सा तरीका आपको फॉलो करना है। उस दिन कुछ भी नया नहीं करना है, उस दिन जो पहले से डिसाइडेड है, जो प्रैक्टिस है, बस वही करना है। पेपर अटेम्प्ट राउंड में कर सकते हैं। पहला जैसे मैं 2 राउंड 3 राउंड में किया था, तो पहले राउंड में जो भी आसान प्लेन क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। टाइम वेस्ट किसी भी क्वेश्चन में नहीं करना है, क्वेश्चन को सर्कल करके आगे बढ़ जाना है। फिर सेकेंड राउंड में जो भी क्वेश्चन छूटा है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, दोनों के लिए एक बार तालियां। अब मैं दोनों बच्चों की बात को हल्का सा थोड़ा सा एक समराइज करके बोल रहा हूँ। डॉक्टर गुलशान ने बोला था कि हमको ओएमआर शीट को भरने में 4-5 को एक साथ पढ़ के नहीं भरना चाहिए, उसमें गलती हो जाती है, एक एक करके भरना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा, कोई भी क्वेश्चन में नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, आजकल ये आपकी अलर्टनेस को और स्मार्टनेस को चेक करने के लिए होता है, आप कितने एक्टिव हो, कितने स्मार्ट हैं। ठीक, तो नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट इसका मतलब आपको गलत छांटना है। नॉट इनकरेक्ट, ढंग से नॉट भी पढ़ा, इनकरेक्ट भी, इसका मतलब सही छांटना है। फिर भी जहां पे नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट होता है, हम अंडरलाइन कर लेते हैं आज गलत छांटना है, गलत छांटना है। लेकिन जब ऑप्शन में जाते हैं तो वो पढ़ाई का जो शुरू से सिलसिला चल रहा है उसमें बह जाते हैं। हमारी शुरू से पढ़ाई क्या चलती है, भले स्कूल की पढ़ाई हो, कहीं की पढ़ाई हो, कोई भी सब्जेक्ट को कोई क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो, अभी पढ़ा रहा हो या आपके स्कूल की पढ़ाई कहीं पढ़ के आए हो, हमेशा ऐसा ही होता है। कोई टीचर क्वेश्चन दे के ऐसे नहीं पूछता, बेटा किसी का गलत आंसर आया क्या बताओ तो, ऐसे पूछता है क्या? ऐसे भी नहीं पूछता। कोई सही आंसर आया तो बताओ तो, सीधे बोलता आंसर आया क्या बताओ। क्योंकि वहां तरीका होता है सही पूछने की, सही ढूंढने की, सही बोलने की, सही कहने की। आदत पड़ जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं। और ये एग्जाम आपके इस अलर्टनेस को और स्मार्टनेस को चेक करना चाहते हैं, इसलिए एक तरीका बता रहा हूं यहां पर। इसको आप अपने स्कोरे कागज में जोड़ लेना। ये बच्चों आप लोग भी ध्यान रखना, आगे आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना है। मेडिकल कॉलेज से निकलोगे ना तो नेक्स्ट का एग्जाम देना है, वहां पे भी अपने ऑब्जेक्टिव पैटर्न का एग्जाम होंगे, जो प्रॉप 1 प्रॉप 2 में होंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे। हमेशा जब भी आपका कोई भी, अपन को कैसे लिखना है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है या जो भी है उसको अंडरलाइन तो कर लिया तो आप क्या हो गए, एक्टिव तो हो गए। लेकिन स्मार्ट का टाइम है,
आज जमाना हार्ड वर्क का ना, स्मार्ट वर्क का है। अब आपको मालूम पड़ गया कि आज तो नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, यानी आज तो गलत छांटना है। तो एक बड़ा सा फ्रॉम द फॉलोइंग, ऐसा था ना, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट, विच इज इनकरेक्ट, तो जहां फुल स्टॉप आया वहां बड़ा सा क्रॉस बना लो। अब आगे बढ़ने से पहले बता लो, बोल दो कि आपको लाइन नजर आएगी या बड़ा क्रॉस नजर आएगा? बड़ा क्रॉस नजर आएगा। तो जब ऑप्शन पढ़ रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे बड़ा क्रॉस क्या बता रहा है, आज मुझे गलत छांटना है। तो आपको केवल स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना है फुल स्टॉप के बाद, ट्रू या फॉल्स। आपने पहला पढ़ा, जहां खत्म हुआ बिल्कुल सही लगा, ट्रू कर दिया, ऑप्शन टिक नहीं किया है, स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर दिया ट्रू। दूसरा पढ़ा, समझ में नहीं आया, तीसरा पढ़ा, बिल्कुल सीधा एग्जांपल है, ट्रू। चौथा पढ़ा, एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है, ट्रू। खत्म हो गए ऑप्शन चारों ऑप्शन पढ़े, पहला फायदा। दूसरा, क्या पूछा है वो बड़ा सा क्रॉस दिखाता रहा कि आज मुझको गलत छांटना है, दूसरा फायदा। और तीसरा, आपने 3 को तो ट्रू कर दिया और सेकंड वाले को कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन 3 ऑप्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्टेड क्या पूछा है फेल हो गए। जो रह गया वही क्या हो गया, आंसर हो गया। हेलो, बात समझ में आ रही है? तो उस कोरे कागज में एक लाइन और जोड़ देना, जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट वाले हैं उनको अंडरलाइन तो करना है, लेकिन फाइनली एक बड़ा सा क्रॉस दिखाना है। ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं करना, बड़े से क्रॉस से स्मार्टनेस से ध्यान रखना है कि मुझे आज गलत छांटना है। अगेन ये तरीका आपके कोई भी क्वेश्चन जो इस नेचर का हो, या कोई भी क्वेश्चन जिसका सीधे आपको आंसर नहीं मालूम हो लेकिन पढ़े हुए टॉपिक का हो, नॉलेज रखता हो, तो आप उसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। ये हमारा जो आपने बोला सेक्शन बी में क्वेश्चन था एटम वाला, जो भी था, या सेक्शन ए में था, जो भी था, क्योंकि सेक्शन ए में था तो चॉइस वाली बात नहीं रही। अब बताओ क्वेश्चन आपके दिमाग से क्यों गलत हुआ, क्यों आपने छोड़ा, क्यों, क्या डाउट था? सर उसमें 2 ऑप्शंस थे कि अगर उसको एक्चुअली सोचे फैक्ट्स के हिसाब से तो वो स्टेटमेंट गलत था, लेकिन नई एनसीईआरटी में क्योंकि मैंने बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ा था तो मेरे को याद आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं लिखा है, तो दोनों चीज़ें क्लैश हो रही थी। मैं बताऊं, ओल्ड एनसीईआरटी निकालोगे तो उसमें लिखा था ईच एलिमेंट, वो गलती थी, मैंने करेक्शन के लिए भेजा। और नई एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट एलिमेंट, वहां क्या लिखा था, ईच, तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत। एनसीईआरटी नहीं हो तो भी बताऊं कैसे करोगे। मान लो मैंने एनसीईआरटी है ही नहीं फिजिक्स की, लेकिन आप पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आते हैं ना पीटी में, पीटी टेबल में आते नहीं आते हैं। और जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब उनके एटम क्या होते हैं, अनस्टेबल है, तभी तो क्या हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं। तो अपने आप ही हर एलिमेंट का एटम कभी भी स्टेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑलमोस्ट का होता है लेकिन कुछ का नहीं होता है। तो अगर एनसीईआरटी हो उसे मतलब नहीं, इससे भी कर सकते हो, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने, ये मैंने मालूम कर लिया, जिसका गलत हुआ है तो एटम वाला हुआ है, और छोड़ा तो भी एटम वाला हुआ है। अपने एलन से 30 बच्चों के, 30 बच्चों के इस बार नीट यूजी में 715 नंबर आ रहे हैं 720 में से। कितने? 715 नंबर तो आ रहे कितनों के? 30 बच्चों के। और उन 30 में से 18 बच्चे ऐसे हैं जिनका ये एटम वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। अब गुहार क्या चल रही है, सर हम तो केस करेंगे, हमारी ओल्ड एनसीईआरटी थी हमारे पास, उसमें लिखा था ईच एलिमेंट, करेक्शन होकर न्यू एनसीईआरटी में क्या गया, ऑलमोस्ट एलिमेंट। तो अगर मान लीजिए एनटीए ने स्वीकार कर लिया, हाँ भाई बच्चे की गलती क्या है, ये तो एनसीईआरटी में लिखा, वो तो एनसीईआरटी तो बाइबल है उसके लिए, वो तो उसके लिए गीता है, वो तो उसके लिए एक तरह की पेपर फ्रेमिंग बुक है। तो हो सकता है, बोल दो मस्ती की बात, अगर ओल्ड एनसीईआरटी को भी एक्सेप्ट कर लिया गया तो जो 18 बच्चे 715 पे हैं वो भी 720 में आ जाएंगे। कितने बच्चे हो जाएंगे 720 के एलिमेंट के साथ? अभी 4 तो है ही 720 पर, 4 बच्चे तो इस बार 720 पर हैं। 2 अपने कोटा के हैं, एक झुंझुनू का है और एक नांदेड़ की बच्ची है नेहा करके। 4 बच्चे, और चारों बच्चे ऐसे हैं जिसमें उनका आंसर जो वास्तव में सही है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, क्या डॉक्टर कुशान, डॉक्टर मांझी ने, डॉक्टर आयुष, तो उनका तो आंसर कभी गलत कर नहीं सकता। एनसीईआरटी अगर उस एनसीईआरटी के ओल्ड को लेके अगर एनटीए
अपने पहले वाले आंसर को जो मैंने दिया है उसको चेंज तो करके देखे, मैं पहुंच जाऊंगा बच्चों के साथ कोर्ट में। जो आंसर सही है वो तो रहेगा, तभी तो एनसीईआरटी में करेक्शन के लिए भेजा था। और अगर ओल्ड का आंसर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि बच्चों के पास एनसीईआरटी थी, उसमें उनके सीधे समरी में लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई है, बच्चे ने उस लाइन को पढ़ रखा था, शॉर्ट नोट से बना रखा था, तो उसका दोष क्या है? ये सब है एक सहानुभूति की बात। लेकिन सब्जेक्ट की बात करें, जो सच है, जो सच है, जो वास्तव में फैक्ट है वो फैक्ट है। और फैक्ट ये है कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो कभी हर एलिमेंट का एटम स्टेबल नहीं हो सकता, राइट? तो ये तो अपन खुशी की बात है, चलो बढ़िया है। अगर मान लीजिए ओल्ड एनसीईआरटी का भी आंसर मान लिया जाए तो अपने तो गजब के 720 वाले हो जाएंगे। चलिए